Adab. I'm sure you have all the skills, but you know. I'll try. पहले तो इतने बड़े दिग्गजों के साथ मंच मैंने शेयर किया, इसके लिए आभार साहित्य अकादमी का, राव साहब का, एंड आई एम पर्सनली रियली ग्रेटफुल टू आवर चेयर अजीत जी, अतुल जी, त्रिपुरारी जी, ऑल आर लाइक रियली वेटरन्स। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा। अजीत जी ने बहुत ही कमाल का आगाज किया और मेरे पे थोड़ा प्रेशर भी डाल दिया कि थोड़ा सा वर्ल्ड सिनेमा का जो पर्सपेक्टिव में देना चाहूंगा, और अतुल जी रियली टुक इट टू द नेक्स्ट लेवल। थोड़ा सा सर, अरुण सर, मैं आपसे परमिशन लेना चाहता हूं कि मैं थोड़ा हिंदी और अंग्रेजी अगर मिक्स करके बिल्कुल, बोलूं तो इसकी आप इजाजत है? उर्दू करे, हिंदी करे, थैंक यू, कोई थैंक यू, थैंक कोई यू, दिक्कत थैंक यू। So, the idea that I want to do here is that I want to try and present the things जिसकी बातचीत अभी तक नहीं हुई है। अजीत जी ने बहुत कमाल की बातें बताई, अतुल जी ने बहुत ही गहराई में जाके चीज़ें बताई, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसी चीज़ें बताऊं जो अभी तक जिसका जिक्र नहीं हुआ है। तो क्योंकि अजीत जी यहाँ मौजूद हैं, तो मैं सबसे पहले कान फिल्म फेस्टिवल की बात करना चाहता हूँ। मैं आपको 1994 के कान फिल्म फेस्टिवल में लेके जाना चाहता हूँ, जिस साल पल्प फिक्शन, क्वेंटिन टेरेंटिनो की पल्प फिक्शन को पाल्मे d'Or यानी कि गोल्डन पाम जो हाईएस्ट अवार्ड होता है वो मिला। उस साल जब पल्प फिक्शन आई तो प्रोड्यूसर्स अपनी पूरी कास्ट को लेके आए और मिडनाइट स्क्रीनिंग हुई, और पल्प फिक्शन देखने के बाद एक ऐसा माहौल बना, एक ऐसा बज़ क्रिएट हुआ जो इससे पहले देखा नहीं गया था। हालांकि कान फेस्टिवल ने तो बहुत कमाल कमाल की चीज़ें देखी हैं, चाहे गोडार्ड ने 1968 में जब फेस्टिवल को बंद करवा दिया था, लेकिन यहाँ सिनेमा को लेके एक अलग तरह का रोमांच देखा जा रहा था 94 में, जो अनप्रेसिडेंटेड था इन मैनी वेज। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि पल्प फिक्शन एक्चुअली में सिनेमा तो है, इट्स इज अ काइंड ऑफ अ फिल्म, पर जो वो फॉर्मेट यूज करती है वो लिटरेचर का फॉर्मेट है, और इसीलिए क्वेंटिन टेरेंटिनो ने इस फिल्म का नाम पल्प फिक्शन भी रख दिया। अजीत जी ने बताया भी कि पल्प फिक्शन का जो ट्रेडिशन रहता है, तो बेसिकली क्या है वो नॉवल की क्वालिटी जो क्वेंटिन टेरेंटिनो पल्प फिक्शन में लेके आए थे। What Quentin Tarantino brought with Pulp Fiction was that when we read a novel, usually we start at one point and we keep going back and forth, back and forth, back and forth. So non-linearity की जो बात करते हैं, that actually comes from literature. ट्रेडिशनली जब अर्ली फिल्म्स की हमने बात करी, अतुल जी ने बताया, आप देखेंगे तो यूजली लीनियर नैरेटिव्स यूज होते थे सिनेमा में, और फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हम 3x स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बहुत 90s तक आप देखेंगे लगातार 3x स्ट्रक्चर को रिलीजियसली फॉलो किया जाता था, और बहुत सारी ऑस्कर विनिंग फिल्म्स आज भी रिलीजियसली 3x स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। हालांकि गोडार्ड ने कहा था कि एवरी फिल्म हैज 3 पार्ट्स, द बिगिनिंग, द मिडिल एंड द एंड, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, बट काफी हद तक रिलीजियसली उस ऑर्डर को भी फॉलो किया जा रहा था। पर पल्प फिक्शन वो चीज तोड़ती है। फिल्म शुरू कहीं होती है, फिर आपको कहीं और ले जाती है, चैप्टर के फॉर्म में अनफोल्ड होती है, तो वो नॉवल की क्वालिटी सिनेमा में आई। तो आई थिंक मेरा ये मानना है कि एक बहुत ही इनहेरेंट रिलेशनशिप है लिटरेचर और सिनेमा के बीच में। अगेन मैं एग्री करता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि लिटरेचर बहुत अच्छा हो तभी सिनेमा बहुत अच्छा बन सकता है, या अगर अच्छा लिटरेचर हो तो सिनेमा अच्छा ही बनेगा। जैसे अतुल जी ने बोला भी कि बहुत कम उदाहरण है हमारे पास, उन्होंने रेणु साहब की तीसरी कसम का एग्जाम्पल दिया। अब इस पे मैं बात करना चाहता हूं कि क्या वो चीज होती है जो एक अडेप्टेशन को अच्छा अडेप्टेशन बनाती है। लॉन्गेस्ट टाइम अगर हम जाके बात करें, पीपल हु वर्क इन द लिटरेरी सर्कल्स, वो फिडिलिटी की बात करते हैं कि यानी कि कितना फेथफुल है हमारा अडेप्टेशन। जो हमने पटकथा थी, वो कितना हद तक जो हमारा सोर्स मटेरियल है उससे फेथफुल है। अब इसके आपको 2 एग्जांपल्स दूंगा मैं। गाइड, जो देव साहब ने आर के नारायण का फेमस जो नॉवल है, उस पे उन्होंने राइट्स प्रोक्योर कर लिए थे, और बहुत कम लोग शायद जानते होंगे, ज्यादातर लोग जानते भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो नहीं भी जानते होंगे कि गाइड के एक्चुअली में 2 वर्जन हैं। एक है गाइड का इंग्लिश वर्जन और एक है गाइड का हिंदी वर्जन। हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों में राजू गाइड हैं, दोनों में रोजी हैं, येट एट द सेम टाइम जो इंग्लिश गाइड है इट्स वाइडली रिगार्डेड एज अ सिनेमैटिक फेलियर, और जो हिंदी गाइड है इट इज वाइडली रिगार्डेड एज अ क्लासिक ऑफ नॉट जस्ट हिंदी सिनेमा बट अ क्लासिक ऑफ इंडियन सिनेमा। और वही कलाकार हैं, वही कहानी है, देन व्हाई? बिकॉज ऑफ द अडेप्टेशन। विजय आनंद ने जिस तरह से हिंदी की गाइड को अडेप्ट किया, प्रॉब्ली दैट कनेक्टेड वेल विद ऑडियंसेस नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो ऑडियंसेस इंटरनेशनली, और बहुत सारी लिबर्टीज भी ली, इनफैक्ट एंडिंग भी अल्टर कर दी। इस हद तक एंडिंग अल्टर्ड है कि आर के नारायण डिसोन दैट फिल्म कि ये मेरी गाइड नहीं है जो बनाई गई है, एंड ही वाज वेरी एंग्री एंड मैड एट देव साहब। सो अगेन वो क्वेश्चन जो फिडेलिटी का है, वो हमें एक और एग्जांपल में देना चाहता हूं। इस बार हॉलीवुड से एग्जांपल देना चाहता हूं। स्टीफन किंग साहब का एक बहुत फेमस नॉवल है द शाइनिंग,
जिसको कि स्टैनली क्यूब्रिक ने 1980 में एक बहुत फेमस साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म जैक निकोल्सन को लेके शाइनिंग के नाम से ही बनाई। अब ये फिल्म साइकोलॉजिकल रेल्म्स की बात करें तो एक कॉर्नरस्टोन मानी जाती है सिनेमा में, लेकिन जब स्टीफन किंग ने ये फिल्म देखी तो बहुत नाराज हो गए, दिस इज नॉट माई शाइनिंग उन्होंने कहा, और पूरी तरह से फिल्म को डिसोन कर दिया। मैनी ईयर्स लेटर स्टीफन किंग साहब को मौका मिला कि वो अपनी खुद की शाइनिंग बनाए टेलीविजन के लिए। व्हेन ही मेड दैट शाइनिंग, ऑडियंसेस ने उसको नकार दिया कि दिस इज नॉट आवर शाइनिंग। सो दिस इज द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल कि ऑथर खुद बोल सकता है कि जो अडेप्टेशन है मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन जब वो खुद अडेप्टेशन करने जाता है तो ऑडियंसेस उसको नकार देती हैं, क्योंकि उससे पहले जो अडेप्टेशन किसी और फिल्म मेकर ने बनाया था वो ऑडियंसेस के दिल को इतना ज्यादा पसंद आया कि ओरिजिनल ऑथर की जो इंटेंशंस थी वो रेलेवेंट ही नहीं रही। तो ये बहुत ब्यूटीफुल पार्ट लगता है जो मुझे सिनेमा और लिटरेचर का जो इंटरप्ले होता है कि एक नया आर्ट फॉर्म बन के आ जाता है। गुलजार साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ कहा है कि एक अलग तरह का साहित्य है वो भी, पर एक और यूनिक चीज जो सिनेमा प्रेमी समझ सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी समझ पाएंगे कि जो स्क्रीन प्ले जो होता है, जो पटकथा होती है, दैट इज एक्चुअली नॉट द एंड प्रोडक्ट। बुक होती है, हम पढ़ता है, एंड यूजर के पास पहुंचता है और एंड यूजर यानी कि जो रीडर होता है वो उसको देख के समझ पाता है, पर स्क्रीन प्ले इज नॉट मेंट फॉर द एंड यूजर अनलेस यू आर अ स्क्रीन राइटर और अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा और यू आर अ फिल्म मेकर जो उसको देख के फिल्म बनाना चाहता है। दैट इज एक्चुअली एन इंटरमीडिएट जिसको इंटरप्रेट करके एक फिल्म मेकर उसको पर्दे पे चीज उतारता है। तो यहां पे बहुत सारी चीजें कैन गेट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। जल्दी से मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं यहाँ पे। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू वुड हैव रेड शेक्सपियर, अडेप्टेशंस की बात हो रही है और सिनेमा लिटरेचर के आदान प्रदान की बात हो रही है, तो मैं उम्मीद कर रहा था कि शेक्सपियर की बात जरूर होगी। तो शेक्सपियर के बारे में अगर बताया जाए तो आई थिंक यू ऑल नो कि उनकी जितने भी फेमस वर्क्स हैं, चाहे हम हेमलेट की बात करें, चाहे हम ओथेलो की बात करें, चाहे हम मैकबेथ की बात करें, चाहे हम और भी अलग अलग तरह के टेम्पेस्ट की बात करें, रोमियो जूलियट की बात करें, कहीं ना कहीं इसकी अडेप्टेशन अनलिमिटेड स्पेसेस में हो चुकी है। बट अगर मैं मैकबेथ पे फोकस करूं तो मैकबेथ की अडेप्टेशन वर्ल्ड वाइड बड़े बड़े फिल्मकारों ने करी है, ऑर्सन वेल्स ने करी है, कोन ब्रदर्स ने अभी करी है, बहुत सारे बड़े बड़े फिल्म मेकर्स कर चुके हैं। हमारे अपने विशाल भारद्वाज साहब ने उसको एज मकबूल के फॉर्म में बनाया। लेकिन कुरोसावा पे ही आ रहा था मैं एक्चुअली कि सत्यजीत रे लेकिन मानते हैं कि बेस्ट अडेप्टेशन जो मैकबेथ का है वो कुरोसावा का थ्रोन ऑफ ब्लड है। अपने ऐसे डी फोकस में लिखते हैं कि कुरोसावा की जो अडेप्टेशन है वो क्यों सर्वश्रेष्ठ अडेप्टेशन है, क्योंकि जब हम शेक्सपियर की अडेप्टेशन करते हैं तो ज्यादातर जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं वो शेक्सपियर की लैंग्वेज में फंस जाते हैं, टू बी और नॉट टू बी। इतना ज्यादा शेक्सपियर की लैंग्वेज में फंस जाते हैं कि वो उसका जो विजुअल ब्यूटी है शेक्सपियर की कहीं ना कहीं दैट गेट्स फॉरगॉटन। कुरोसावा जब थ्रोन ऑफ ब्लड बनाते हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट है जब विचेस मिलती हैं मैकबेथ से और मैकबेथ पूछता है कि कब मेरा जो एम्पायर है वो खत्म होगा। विचेस कहती हैं कि जब ये फॉरेस्ट जो है ये चल के तेरे कैसल की तरफ आ जाएगा, दैट इज व्हेन योर आपका जो एम्परर है, आपकी जो एम्परशिप है वो खत्म हो जाएगी। तो हिरण्यकश्यप की तरह वो अपने आप को अमर समझने लगता है कि मैं तो ना दिन में मर सकता हूँ, ना रात में मर सकता हूँ, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना आसमान में, ना धरती पर जैसे वहां पे भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेके उसका अंत करने आते हैं, उसी तरह अंत तो तय है। तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली में कॉबवेब फॉरेस्ट का आगे चलना है। Excuse me, I think you have about 3 minutes. ऑलराइट, सो कॉबवेब फॉरेस्ट जो है वो आगे चल के कॉबवेब कैसल में कैसे आता है, वो सोल्जर्स कैमोफ्लेज करके उस पेड़ जो फॉरेस्ट होता है उसकी पत्तियां अपनी बॉडी पे लगा के आगे चलते हैं उस किले पे धावा बोलने के लिए। अब कुरोसावा इस चीज को कैसे हिंट करते हैं, एक पर्टिकुलर सीन में हमें दिखता है कि बहुत सारी बर्ड्स जो हैं उस कैसल में आके एकदम आने लगती हैं, कहीं से आ रही हैं बर्ड्स। तो हम एक सेकंड के लिए बहुत चक्कर रह जाते हैं कि ये बर्ड्स कहां से आ रही हैं, वेयर आर दीज बर्ड्स कमिंग फ्रॉम। सो कुरोसावा का वो विजुअल मोटिव था जो उन्होंने शेक्सपियर की विजुअल लैंग्वेज से पकड़ा, ना कि लिटरल लैंग्वेज से, कि उन्होंने दिखाया एक विजुअल एलिमेंट के थ्रू कि कैसे कॉबवेब फॉरेस्ट हैज स्टार्टेड मूविंग एंड नाउ द मैकबेथ का जो एंड है दैट इज वेरी नियर। सो दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ हाउ नॉन नेटिव स्पीकर्स हैव अडैप्टेड शेक्सपियर द बेस्ट, probably much better than a lot of the native speakers. और मकबूल में मैं I think I regard it as one of the finest examples of an adaptation of Macbeth or for that matter Shakespeare. और शेक्सपियर की अगर बात करें तो कुरोसावा की एक और बहुत कमाल की अडेप्टेशन रान है जो किंग लियर की है, which I feel is one of the finest adaptations again of a Shakespearean classic. बस एंड में मैं जानना चाहता हूं जो हमारा दूसरा हिस्सा है इसका कि बुक्स टू रील्स की तो हम सबने बात कर ली, रील्स टू बुक पे मैं हल्का सा जिक्र ये करना चाहता हूं कि ज्यादातर हमने रील्स टू बुक तब देखी हैं जब फिल्म्स जो हैं बहुत ज्यादा फेमस ब्लॉकबस्टर्स हो जाती हैं,
जैसे स्टार वॉर्स हो गई, ईटी हो गई, इंडियाना जोन्स हो गई, मतलब जब बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर स्पेस में चीजें पहुंच जाती हैं तब कहीं ना कहीं ऑथर्स को बोला जाता है कि इस कहानी को आगे बढ़ाओ। इंडिया में भी हमने एग्जांपल देखा है बाहुबली का, आनंद नीलकंठन की जो बुक्स आई हैं बाहुबली की बिगनिंग, शिवगामी का राइज और उन सब चीजों को लेकर। तो यहाँ पे बस मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनेक्डोट के साथ एंड करना चाहता हूँ कि एक बहुत फेमस इंसिडेंट है स्टार वॉर्स के, अगर आप फैन हैं तो आप समझेंगे कि जो हान सोलो का कैरेक्टर है उनके बारे में कहा जाता है ही वॉज दिस पायरेट जर्नल और बहुत ही फेमस हीरोइक कैरेक्टर है कि ही मेड द कैसल रन इन 12 पार्सेक्स, इन लेस देन 12 पार्सेक्स। अब ये लाइन बहुत फेमस हो गई कि हान सोलो ने कैसल रन 12 पार्सेक्स में कंप्लीट किया। अब फेमस तो हो गई लेकिन बाद में लोगों को पता चला कि पार्सेक्स तो एक्चुअली में डिस्टेंस का यूनिट है, टाइम का यूनिट ही नहीं है। तो जॉर्ज लूकस को शायद उस वक्त पता नहीं था या उन्होंने रिसर्च नहीं करी, लेकिन अब क्योंकि ये मिथ बन गई तो मिथ को आपको जस्टिफाई करना है। तो जब इस पे बुक्स लिखी गई स्टार वॉर्स पे तो इसको जस्टिफाई करने के अलग अलग तरीके आ गए कि हान सोलो इतने कमाल के पायलट थे कि वो ब्लैक होल के बहुत करीब जाके चला पा रहे थे। तो कैसल रन को क्रिएट किया गया कि इट्स क्लोज टू अ ब्लैक होल और बेसिकली ही इज शेविंग ऑफ द डिस्टेंस बाय कमिंग वेरी क्लोज टू द ब्लैक होल, लेकिन वो इतना ही क्लोज आता है कि ब्लैक होल उसको खा ना जाए। तो ये ब्यूटीफुल वे में किस तरह से डिस्टेंस जो बेसिकली हो सकता है 15 पार्सेक का डिस्टेंस हो, पर क्योंकि ब्लैक होल के बहुत करीब आके यहां से चलाने के बजाय वो बहुत पास से निकालता है ब्लैक होल के, इसलिए वो 12 पार्सेक पे आ जाता है डिस्टेंस। तो इस तरह से चीजों को जस्टिफाई भी कर दिया जाता है। तो दैट्स द ब्यूटी कि कैसे जब चीजें फेमस हो जाती हैं सिनेमा में तो एक नए तरीके का लिटरेचर का जन्म भी होता है, प्लस जो गलतियां हो गई हो कई बार सिनेमैटिक स्पेस में उसको लिटरेचर में उसकी त्रुटियां भी होती हैं। थैंक यू सो मच। May I request